किसी भी सियारे का एटमॉस्फेयर उसका मेन हिस्सा होता है और ऐसा इसलिए क्योंकि इससे सियारे के नेचुरल प्रोसेस सही से काम करते हैं और वाटर साइकिल सही से काम कर पाता है। हमारे सोलर सिस्टम में ऐसे बहुत सारे सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स हैं जिनके पास एटमॉस्फेयर है ही नहीं, और अगर है तो वो बहुत पतला है। इसकी एक बहुत ही अच्छी मिसाल हमारा अपना चांद है। लेकिन एटमॉस्फेयर ना होने की वजह से साइंटिस्ट्स को एक और चीज का पता लगाना काफी आसान हो जाता है, और वो है स्पेस की शुरुआत की हदूद को ढूंढना। आपको ये जानकर हैरानी होगी कि कुछ साल पहले तक हमारे साइंटिस्ट ये नहीं जानते थे कि हमारा स्पेस कहाँ से शुरू होता है और हमारी जमीन कहाँ पे खत्म होती है। ये मौजू कई सालों से डिबेट की वजह रही है और अलग अलग साइंटिस्ट इससे जुड़े अलग अलग जवाब देते आए हैं। आज हम आपको बहुत ही क्लियर बताने वाले हैं कि हमारी जमीन कहाँ पे खत्म होती है और हमारा स्पेस कहाँ से शुरू होता है। और इसके अलावा मेन टॉपिक को एक्सप्लेन करते हुए हम आपको एटमॉस्फेयर के बारे में भी काफी कुछ बताएंगे, तो वीडियो को एंड तक देखते रहिए। ये जानने से पहले कि स्पेस की शुरुआत कहाँ से होती है, ये जान लेते हैं कि हमारे एटमॉस्फेयर का इख्तिताम कहाँ पे होता है। हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर को 5 मेन लेयर्स में बांटा गया है, जिनमें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर, थर्मोस्फेयर और एक्सोस्फेयर। इन सभी की सरहदों को टेम्परेचर के मुताबिक बांटा गया है। जैसे कि एक पर्टिकुलर हाइट पर जाने के बाद टेम्परेचर गिरने लगता है, वैसे ही उस एरिया को नई लेयर कहा जाने लगता है। सिर्फ टेम्परेचर पर ही नहीं, इन्हें केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के मुताबिक भी बांटा गया है। अब सीधी सी बात है कि अगर एक लेयर से दूसरी लेयर में टेम्परेचर डिफरेंस आ रहा है तो उसके केमिकल और फिजिकल कंपोजिशन में भी फर्क जरूर दिखेगा। आइए एटमॉस्फेयर की इन 5 लेयर्स के बारे में जरा गहराई से जानते हैं। ट्रोपोस्फेयर ये एटमॉस्फेयर की पतली लेयर होती है जिसकी शुरुआत हमारी जमीन की सतह से होती है और ये करीब हमारी जमीन से 12 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाकर खत्म होती है। हमारी जमीन में जितने भी मौसमी बदलाव होते हैं वो इसी लेयर में देखे जाते हैं। जितने भी जहाज, ड्रोन्स और परिंदे उड़ते हैं वो इसी लेयर में देखे जाते हैं। ये भले ही जमीन की सबसे निचली लेयर हो, लेकिन इसका हमारी जिंदगी पर बहुत गहरा असर होता है। साइंटिस्ट ऐसा मानते हैं कि आने वाले 50 से 100 सालों में हम इस लेयर पर पूरा कंट्रोल जमा लेंगे, जिसका मतलब यहाँ पे होने वाली जितनी भी एक्टिविटीज होंगी उनको हम इंसान अपनी टेक्नोलॉजी के जरिए कंट्रोल कर पाएंगे। अगर आपने ये सोचा कि आप इसके जरिए मौसम को भी चेंज कर पाएंगे तो आप बिल्कुल ठीक हैं। इनफैक्ट इस लेयर को कंट्रोल करने की मेन वजह यही है कि हम एक स्पेसिफिक एरिया के मौसम को कंट्रोल करें ताकि वहाँ पे मौजूद फसलों या दूसरी चीजों को कोई नुकसान ना पहुँचे। ऐसा कई बार किया जा चुका है लेकिन कोई भी एक्सपेरिमेंट कामयाब नहीं हुआ, लेकिन फ्यूचर में ऐसा होने के बहुत ज्यादा चांसेस हैं। इसके बाद आती है स्ट्रेटोस्फेयर। ये ट्रोपोस्फेयर लेयर खत्म होने के बाद शुरू होती है और उससे भी ऊपर करीब 38 किलोमीटर की ऊंचाई पर खत्म होती है। इसका मतलब ये है कि इसका इख्तिताम हमारी जमीन से करीब 50 किलोमीटर की ऊंचाई पर होता है। एटमॉस्फेयर की इसी लेयर में ओजोन लेयर भी मौजूद होती है जो कि हमें सूर्य से आने वाले हार्मफुल पार्टिकल से बचाती है। इस लेयर की फॉर्मेशन जमीन की शुरुआत में हुई थी जब जमीन पे साइनोबैक्टीरिया भारी तादाद में हुआ करते थे। खैर, इस लेयर में हमें वेदर बैलून्स और हाई फ्लाइंग प्लेन्स नजर आते हैं। एक एयरप्लेन को इतनी ज्यादा ऊंचाई पर तब उड़ाया जाता है जब उन्हें लॉन्ग डिस्टेंस तय करना हो और अपने फ्यूल की भी बचत करनी हो। अब आप ये सोच रहे होंगे कि प्लेन को इतनी ज्यादा ऊंचाई पर उड़ाने से फ्यूल कैसे बच सकता है। दरअसल जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर चलते जाते हैं वैसे वैसे पार्टिकल डेंसिटी कम होती जाती है। पार्टिकल डेंसिटी का मतलब होता है कि एक पर्टिकुलर एरिया में कितने पार्टिकल्स मौजूद हैं। जैसे कि सॉलिड की पार्टिकल डेंसिटी लिक्विड के मुकाबले में ज्यादा होती है और लिक्विड की पार्टिकल डेंसिटी गैस से ज्यादा होती है। इसी तरह ट्रोपोस्फेयर की डेंसिटी स्ट्रेटोस्फेयर से ज्यादा होती है, जिसकी वजह से वहाँ पे एयरप्लेन्स को बहुत ज्यादा फ्यूल एयर रेजिस्टेंस को कैंसिल करने में लगाना पड़ता है। लेकिन जब इन्हें स्ट्रेटोस्फेयर में उड़ाया जाता है तो वो फ्यूल बच जाता है और प्लेन को ज्यादा एयर रेजिस्टेंस का सामना नहीं करना पड़ता। अब इसके बाद आती है मेसोस्फेयर। ये हमारे एटमॉस्फेयर की तीसरी लेयर है। इसकी शुरुआत होती है स्ट्रेटोस्फेयर खत्म होने के बाद और इख्तिताम होता है जमीन की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अगर बात करें इसकी चौड़ाई की तो इसकी चौड़ाई 35 किलोमीटर होती है। इस लेयर तक आते आते पार्टिकल डेंसिटी इतनी कम हो जाती है कि यहाँ पर किसी भी प्लेन को उड़ाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अगर आप ध्यान दें तो आपको पता चलेगा कि जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर की लेयर्स में ऊपर जा रहे हैं वैसे वैसे हमें स्पेस के फीचर्स देखने को मिल रहे हैं। पार्टिकल डेंसिटी कम होना स्पेस की एक निशानी है जो कि हमें मेसोस्फेयर में साफ साफ दिखाई दे रही है। आपने कई जगहों पर टूटते हुए तारों के बारे में सुना होगा। वो कोई तारा नहीं बल्कि एक मीटियोराइट होता है जो हमारी जमीन के एटमॉस्फेयर में आके जल जाता है और उस पत्थर के जलने का प्रोसेस भी मेसोस्फेयर में ही होता है। कई लोग ये बताते हैं कि ये आग फ्रिक्शन की वजह से लगती है, लेकिन मैं आपको ये बता दूं ये बिल्कुल गलत है। दरअसल जब कोई भी पत्थर जमीन के एटमॉस्फेयर में एंटर करता है तो उसके आगे के हिस्से में लगने वाला प्रेशर पीछे के हिस्से के मुकाबले बहुत ज्यादा होता है, जिसकी वजह से उसके आगे का हिस्सा आग पकड़ लेता है। यही वजह है कि हमें वो पत्थर चमकता हुआ दिखाई देता है और इसे हम टूटता हुआ तारा बुलाते हैं। थर्मोस्फेयर। मेसोस्फेयर खत्म होने के बाद आती है हमारे एटमॉस्फेयर की चौथी लेयर यानी थर्मोस्फेयर। इसकी शुरुआत
शुरुआत होती है जमीन की सतह से 85 किलोमीटर की ऊंचाई पर और इसका इख्तिताम होता है जमीन से 600 किलोमीटर की ऊंचाई पर। अब तक आपको हमने एटमॉस्फेयर की जितनी भी लेयर्स के बारे में बताया, ये उनमें से सबसे ज्यादा लंबी है। इसीलिए यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी बहुत ज्यादा कम होती है और यहाँ पर सिर्फ चार्ज पार्टिकल ही मौजूद होते हैं, जिन्हें आयंस के नाम से भी बुलाया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन और जमीन के गिर्द चक्कर लगाने वाली सैटेलाइट्स भी इसी लेयर्स में मौजूद होती हैं। अगर यहाँ पर पार्टिकल डेंसिटी ज्यादा होती तो सैटेलाइट्स का फंक्शन करना काफी ज्यादा मुश्किल हो जाता, क्योंकि इस एरिया में ISS चक्कर लगा रहा है। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये स्पेस में होना चाहिए। वेल, इसके बारे में हम आपको आगे बताने वाले हैं, वीडियो में बने रहिएगा। इसके बाद सबसे आखिर में आती है सबसे मोटी लेयर, जहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी ऑलमोस्ट ना के बराबर होती है। हम बात कर रहे हैं जमीन के एटमॉस्फेयर की आखिरी लेयर की, एक्सोस्फेयर की। इसकी शुरुआत सतह से 600 किलोमीटर की ऊंचाई से होती है और इख्तिताम 10,000 किलोमीटर की ऊंचाई पर। साइंटिस्ट्स का मानना है कि यही वो जगह है जहाँ पे हमारी जमीन का एटमॉस्फेयर और स्पेस आपस में मिल जाता है। लेकिन फिर भी हम ये नहीं कहते कि इसी लेयर से स्पेस की शुरुआत होती है। यहाँ पे काफी ज्यादा स्पेस डेब्रिस मौजूद हैं और इसके अलावा यहाँ पर आपको बहुत कम गैस मॉलिक्यूल मिलेंगे। इस लेयर को आप टेक्निकली स्पेस ही बोल सकते हो। अब ये तो बात हुई एटमॉस्फेयर की, जिसे डिवाइड करना काफी आसान था क्योंकि इसे फिजिकल क्वांटिटी के मुताबिक बांटा गया था, जो था टेम्परेचर। लेकिन जमीन और स्पेस की बाउंड्रीज को बांटना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि उसके लिए किसी बेस मैट्रिक को चूज करना काफी ज्यादा मुश्किल था। बेसिक मैट्रिक चूज करने का मतलब ये है कि हम जमीन और स्पेस को किस बुनियाद पर बांटें। इस बात पर बहुत सालों से डिबेट की जा रही थी, लेकिन साल 1957 में थियोडोर कार्मन नामी फिजिसिस्ट एंड स्पेस फ्लाइट इंजीनियर इसका एक बहुत ही अच्छा एक्सप्लेनेशन देते हैं। उनके मुताबिक जमीन का इख्तिताम और स्पेस की शुरुआत जमीन की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। और ऐसा कहने के लिए उनके पास बहुत सारी वजह थी, जिसमें से मेन वजह थी एरोडायनामिक लिफ्ट। उनके मुताबिक जमीन और स्पेस को एक ऐसी लाइन से डिवाइड करना चाहिए जहां पर पार्टिकल डेंसिटी इतनी ज्यादा कम हो जाए कि कोई भी ऑब्जेक्ट सिर्फ पार्टिकल के जरिए उड़ान न भर पाए। ये स्टेटमेंट काफी ज्यादा सिंपल है, लेकिन शायद आपको इसमें थोड़ी कंफ्यूजन हो, इसीलिए चलिए इसे थोड़ा अच्छे से समझते हैं। हम जानते हैं कि जितनी भी चीजें जमीन पर उड़ती हैं, चाहे स्कूल में आपका बनाया हुआ पेपर प्लेन हो या इंजीनियर्स की तरफ से बनाया जाने वाला एरोप्लेन, उनका एक बेसिक मैकेनिज्म एरोडायनामिक लिफ्ट होता है। इसका मतलब ये हुआ कि इन दोनों ऑब्जेक्ट्स को इस तरह से डिजाइन किया जाता है कि वो एटमॉस्फेयर में मौजूद पार्टिकल्स का पूरा फायदा उठाएं और इससे अपने वेट को बैलेंस करते हुए उड़ पाएं। यही वो वजह है कि हमें एरोप्लेन्स में विंग्स दिखाई देते हैं और साथ ही में इसकी बॉडी बिल्कुल रॉकेट की शेप में बनाई जाती है। ऐसे प्लेन को हवा का इस्तेमाल करने में ज्यादा आसानी होती है। अब ये तो केस हुआ हमारे एटमॉस्फेयर का। अब जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि जमीन से ऊपर जाने पर पार्टिकल डेंसिटी कम होना शुरू हो जाती है, जिससे ये एरोडायनामिक लिफ्ट अचीव करना और भी ज्यादा मुश्किल हो जाता है। तो थियोडोर कार्मन के मुताबिक एक पॉइंट ऐसा आता है जहाँ पे एरोडायनामिक लिफ्ट अचीव करना नामुमकिन हो जाता है। तो इसी वजह से हम उसे ही स्पेस की शुरुआत मान सकते हैं। जब उन्होंने अपनी मैथमेटिकल कैलकुलेशन से इसे कैलकुलेट करने की कोशिश की तो उन्हें मालूम पड़ा कि ये पॉइंट जमीन से बहुत ज्यादा ऊपर नहीं बल्कि सिर्फ 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर है। उन्होंने सिर्फ पार्टिकल डेंसिटी को ही नहीं बल्कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर को भी साथ लेकर एक ऐसे फार्मूले को डिजाइन किया जिससे ये पता लगा सकते हैं कि किसी भी सियारे का एटमॉस्फेयर कहाँ पे खत्म होता है और स्पेस कहाँ से शुरू होता है। उनके मुताबिक इस 100 किलोमीटर वाले पॉइंट पर एटमॉस्फेरिक प्रेशर सी लेवल पर मौजूद एटमॉस्फेरिक प्रेशर से 10,000 गुना ज्यादा कम होता है। अगर किसी भी ऑब्जेक्ट को इस लेवल पर उड़ना है तो वो एरोडायनामिक लिफ्ट की मदद से उड़ान नहीं भर सकता, बल्कि उसे ऑर्बिट वेलोसिटी की जरूरत पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि 100 किलोमीटर के पॉइंट पर आने के बाद कोई भी एयरक्राफ्ट हवा के जरिए नहीं बल्कि जमीन की ग्रेविटी के जरिए उड़ान भर सकता है। हालांकि एक बात मैं आपको क्लियर कर दूं, ये पॉइंट कोई फिजिकल पॉइंट नहीं है, इसे बस थ्योरीज में ही डिफाइन किया गया है और अब तो इसे ऑपरेशनल और लीगल पर्पस के लिए भी इस्तेमाल किया जाने लगा है, जिसकी वजह से ये जमीन और स्पेस को डिवाइड करने की एक यूनिट बन गई है। लेकिन इस पॉइंट की लाइन को डिफाइन करना इतना ज्यादा आसान नहीं था, क्योंकि कार्मन को किसी भी बड़ी एजेंसी ने इस पॉइंट के बारे में कोई भी अप्रूवल नहीं दिया था। यही वजह है कि कार्मन की अपनी थ्योरी पब्लिश करने के सिर्फ 2 साल बाद फिर से एक डिबेट दिखाई देती है, जिसमें अमेरिकन एयरफोर्स अपनी एक नई डेफिनेशन सामने लेकर आती है। यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका की एयरफोर्स के मुताबिक हमारी जमीन का इख्तिताम और स्पेस की शुरुआत जमीन से सिर्फ 80 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। इस लाइन को सबसे पहले 8 दिसंबर साल 1959 को यूनाइटेड स्टेट एयरफोर्स की तरफ से बताया गया था। उन्होंने एक ऐसे प्लेन को पहली बार बनाया था जिसमें एक रॉकेट की पावर को अप्लाई किया जा रहा था। उनका मकसद था इस प्लेन को साउंड की रफ्तार से ज्यादा तेज चलाना। इस एयरक्राफ्ट का नाम रखा गया था X-15 और उनके मुताबिक ये एयरक्राफ्ट जितनी ऊंचाई पर जा पाएगा उसे ही जमीन और स्पेस की बाउंड्री माना जाएगा। उस वक्त एयरफोर्स को ये लग रहा था कि उन्होंने एक ऐसा एयरक्राफ्ट डिजाइन किया है जो कि बिल्कुल परफेक्ट है और इससे बेहतर एयरक्राफ्ट डिजाइन करना अब मुमकिन नहीं। उनके मुताबिक ये एयरक्राफ्ट जितनी भी ऊंचाई पर जाए
जाएगा वो असल में कुछ और नहीं बल्कि स्पेस ही होगा। अब एयरफोर्स और कार्बन के बीच एक छोटी सी जंग छिड़ जाती है, जिसमें दोनों ही इस बात पर डिबेट करने लगते हैं कि कौन सा मार्क जमीन और स्पेस को अच्छी तरह से डिफाइन कर पाएगा। ये मामला पहुंचता है इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन के पास, जो इन सभी चीजों को हैंडल करने का हेड डिपार्टमेंट है, जो 1960 में डिक्लेयर कर देते हैं कि कार्बन की तरफ से इंट्रोड्यूस करवाने वाली लाइन को ही जमीन और स्पेस की बाउंड्री माना जाएगा। एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने ऐसा इसलिए किया क्योंकि कार्बन ने उससे सिर्फ फ्लाइट इंजीनियरिंग के पर्सपेक्टिव से ही नहीं बल्कि एक कॉमन फिजिक्स के पर्सपेक्टिव से भी किया था। अगर एयरफोर्स की एक्सप्लेनेशन को देखा जाए तो हमें उसमें कोई भी साइंटिफिक लॉजिक नहीं दिखेगा, सिर्फ इंजीनियरिंग ही दिखाई देती है। लेकिन कार्बन की थ्योरी के साथ ऐसा नहीं था। आखिरकार कार्बन की तरफ से बनाई जाने वाली इस डिवीजन को द कार्बन लाइन का नाम दे दिया जाता है, और आज भी हम इसी लाइन को जमीन और स्पेस की ऑफिशियल बाउंड्री मानते हैं। हालांकि मैं आपको बताता चलूं कि नासा कभी कभी 80 किलोमीटर वाले मार्क को ही बाउंड्री के तौर पर यूज कर लेता है, लेकिन इसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो ऑफिशियल बाउंड्री है। नासा इसे सिर्फ अपने मिशन को परफॉर्म करने के लिए करता है और उनका कार्बन लाइन को अपोज करने का कोई भी मोटिव नहीं है। तो अब आपको पता चल गया होगा कि हमारी जमीन का इख्तिताम और स्पेस की शुरुआत कहाँ से होती है। ये बाउंड्री हमारी जमीन की सतह से 100 किलोमीटर की ऊंचाई पर होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था कि इस ऊंचाई पे हमारे एटमॉस्फेयर की चौथी लेयर मौजूद होती है, जहाँ पे पार्टिकल डेंसिटी इतनी ज्यादा कम हो चुकी होती है, जहाँ पे किसी भी ऑब्जेक्ट को फ्लाई करने के लिए ऑर्बिट वेलोसिटी की जरूरत पड़ती है। कार्बन लाइन के कॉन्सेप्ट को डेवलप करने के लिए मेसोस्फीयर और थर्मोस्फीयर की जरूरत पड़ी थी, क्योंकि इसके जरिए ही कार्बन ये पता लगा पाए थे कि जमीन के किस एरिया पर ऑब्जेक्ट्स को एरोडायनामिक लिफ्ट मिलना बंद हो जाता है। उम्मीद करता हूँ कि आपको जमीन और स्पेस की बाउंड्रीज का अच्छी तरह से अंदाजा हो गया होगा। अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।